Good evening, all of you. Good evening, Manu, Priyanka, Ramit, and Ria. Only 4. आज आपको पता था कि लास्ट है, तो सारा कुछ तो कल ही खत्म हो गया है. So, good evening, ma'am. Good evening. Good evening, Priyanka. So, is it your first class? I have seen your name for the first time in this class. Miss, I was not aware that 5:30 also I am having lectures, and today I saw the mail. Okay. So, I think you are in the morning batch, right? No, I was in 3 to 5 batch, and I have my lectures at 12. Okay, wait. Yeah, right. So, you are in the polity class at the 12, right? Okay, no worries. So this is the concluding class. So we have already finished our polity, and today we are just going to solve the questions and some current affairs, right? So have you all completed the sheet? Ravneet, Riya, Diksha, Kaninika, sheet कर दी थी? Questions देख लेते हैं. Which article of the Constitution enables the President of India to promulgate an ordinance if neither House of Parliament is in session? इसका क्या आंसर लग रहा था? C. अच्छा 124 में क्या है? Article 124 is related to what? इसका तो C लगा है. 124 is related to the Supreme Court. Very good, Manu and Ramneet. So now next question. In the Indian Constitution, the right to equality is granted by 5 articles. तो कहाँ से कहाँ तक है आपका right to equality? इसका भी C लगाया है. Article 14 to 18 है ना? Article 14 to 18, that is C. ये विजिबल हो रहा है ये कलर? मैम ये नया शीट है क्या? हाँ, ये आज आपका वो था ना, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना था करंट अफेयर्स, तो दैट्स व्हाई आई हैव मेड अ सेपरेट. ये हमें मिला नहीं है ना अभी, तो हम साथ के साथ ही देख रहे हैं. ये शीट तो मैंने दे दी थी आपको. ये तो आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस शीट ऑन द सैटरडे. ये आपके साथ शेयर नहीं की गई ये वाली पीपीटी, मतलब ये पीपीटी की तरह से थे. मिली होगी डेफिनेटली. कनिका जानवी की मिल गई है. तो अभी क्वेश्चन देखते जाइए. वैसे भी तो आपको आता ही होगा, होशियार बच्चे हैं सारे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Who holds the power to appoint the nominees for Anglo-Indian community in the Lok Sabha? सोच के बताओ इसका क्या होगा कि Anglo-Indian को लोकसभा में कौन अपॉइंट करेगा? माइनॉरिटी कमीशन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे या वाइस प्रेसिडेंट करेंगे? कौन करेगा? प्रेसिडेंट. वेरी गुड. Now next, the quorum of the Lok Sabha is. Quorum कितनी होती है लोकसभा की? एकदम जो हमारी इनिशियल क्लासेस थी, सेकंड या थर्ड, उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज quorum. तो इसका आंसर क्या मार्क किया था? D. 1/10. Now next, how many types of emergencies have been envisaged under the Indian Constitution? इसका क्या मार्क किया है? How many types of emergencies? कितने टाइप की इमरजेंसी है हमारे पास? 3. तो कौन सी? पहली कौन सी है? नेशनल इमरजेंसी. फिर सेकंड, और कौन सी इमरजेंसी है? नेशनल इमरजेंसी, देन स्टेट. others has answered and the selection. याद नहीं है, बाकी सब भूल गए. ओके, भूलते जा रहे हो क्या आप सारे? The oath of the president is conducted by. President को oath कौन दिलाते हैं? President को oath कौन दिलाएगा? मैम एक बार इमरजेंसीज के आर्टिकल्स याद दिलाएंगे? 350, 352, 356 and 360. सबसे इजी इन्हीं को लर्न करना है. 4 का गैप है. 52 स्टेट है, 56 नेशनल है. सबसे पहले नेशनल है, तो 352 नेशनल है,
356 एकदम अच्छे से याद रखिएगा, 356 जो स्टेट है इसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। 352 क्या था कि नेशनल इमरजेंसी, यानी पूरे नेशनल में अगर कुछ ऐसे एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या मिलिट्री रिपेयर हो जाए तो हम क्या, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं। 356 क्या होता है कि गवर्नमेंट जब प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट दे देते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट का जो रूल है, जो अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अभी चलाया जाना मुश्किल है, तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट के बेसिस पर प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देते हैं, और प्रेसिडेंट रूल एट मैक्स 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से उसको लोकसभा पास करती है तो फिर वो जो है एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। पहले वो 6 मंथ के लिए लगाया जाता है। 356 इज रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू आपका प्रेसिडेंट रूल। और ये जो प्रेसिडेंट रूल या 356 है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हो रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस 356 को कहा था इट विल बी अ डेड लेटर। इन्होंने कहा कि ये डेड लेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि इसको इसका कभी एक्सरसाइज ही नहीं होगा, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी प्रेसिडेंट रूल लगाने की। बट यू विल सरप्राइज कि सबसे ज्यादा अगर किसी आर्टिकल का यूज हुआ है तो वो इसी आर्टिकल का 119 प्लस टाइम 356 का यूज इंडिया में किया जा चुका है। और ये एक्चुअली करते कितने हैं कि जो कहते हैं पावर पॉलिटिक्स इसमें रोल प्ले कर जाती है, और मान लो कि सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो भी स्टेट में अगर फाइट कर रही है, वो विन करके नहीं आ पाती, तो उसके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दो कि जो अदर पार्टी विन करके भी आई है वो अपने पावर को एक्सरसाइज ही ना कर पाए, ठीक है। तो 352 356 है, 360 इज रिलेटेड टू द इमरजेंसी, जिसमें पहली आपकी नेशनल इमरजेंसी, सेकंड हो गई आपकी प्रेसिडेंट, और थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि अभी देश के पास, इंडिया के पास इतने पैसे नहीं है कि आने वाले ईयर को या आने वाले टाइम में वो अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए, तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं। इसमें जजेस को छोड़ के बाकी सबकी सैलरी को कट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो आपने आंसर दे दिया। द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय, ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को, सीजीआई। और सीजीआई को ओथ कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट को अगर अपना रेजिग्नेशन देना होगा तो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना होगा तो किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। वेरी गुड मनु एंड कनिका। एंड लोकसभा स्पीकर को अगर अपना रेजिग्नेशन देना होगा तो किसको देंगे, लोकसभा का स्पीकर अगर अपना रेजिग्नेशन देगा तो किसको देगा, डिप्यूटी स्पीकर को। वेरी गुड। और डिप्यूटी स्पीकर को देना होगा तो वो लोकसभा के स्पीकर को देंगे, ठीक है, इसमें भूलिएगा नहीं। यही सारे जो क्वेश्चन है जो ट्रिकी क्वेश्चन से वही पूछ लेते हैं। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन बताएगा। वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज 30 और सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सब में था, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, और क्या था, जो इम्पोर्टेंट वाला है वही आप नहीं बता रहे हो, आदर्श मतलब उसके पास जो उनकी जो एलिजिबिलिटी है कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और यही डिफरेंस है आपका वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। क्या डिफरेंस है, ये प्रेसिडेंट जो बनेगा उसके पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो लोकसभा में का मेंबर बनने की होनी चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है कि उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो राज्यसभा का मेंबर बनने की होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो डिफरेंस है इसी पे जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अच्छा, एज को भी बता रहे आदर्श, गुड। आदर्श ने एक और बता दिया कि एज भी है। Now next question, which constitutional amendment gave right to education to the children in India? Right to education कौन से आर्टिकल, सॉरी कौन से अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, सिर्फ आदर्श को याद है 86, बाकी सब भूल गए। 86 और कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ था, कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ, 86 तो अमेंडमेंट है, आर्टिकल 21A, ये किससे रिलेटेड है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, डीपीएसपी में भी कोई आर्टिकल है जो कि एजुकेशन की बात करता है, कौन सा आर्टिकल है, याद है आपको, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। फंडामेंटल ड्यूटी में एजुकेशन को लेके क्या कहा गया है, फंडामेंटल ड्यूटी में एजुकेशन को लेके क्या कहा गया है,
रिया, स्वाति, मनु, कनिनिका, सन्नाटा, अगेन। तो ये कहा गया था, ये ड्यूटी डाली गई थी पेरेंट्स पे। पेरेंट्स पे ड्यूटी डाली गई थी कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ये ड्यूटी डाली गई है पेरेंट्स पे, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। और मैम आर्टिकल कौन सा था डीपीएसपी में दैट टॉक्स अबाउट दिस? 47 या 48 है। एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा। मुझे तो लगा था आप लोग फटाफट बताओगे। ई, व्हाट ई? अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी का ई बता रहे हैं। वो 48 का एग्रीकल्चर है, 47 है शायद ना, वो बच्चों को एजुकेशन मतलब इंस्टीट्यूट 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। आर यू श्योर कि 45 है? Ma'am, provision for early childhood care and education to children below 6 years, Article 45. Okay, good, very good. Diksha का आंसर 47 इम्प्लीमेंटेशन है ना, मतलब कौन से क्वेश्चन पे आप पहुंच गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So in the DPSP, now let's move on to the next question. Which of the following articles under part 4, under part 4 क्या है? DPSP that include scope of Gandhian principle. हमने जब DPSP पढ़ी थी तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया था, गांधीयन, लिबरल एंड सोशलिस्ट। तो गांधी वाला कौन सा होगा? 40, 47 एंड 48 है ना, यही किया है। 40 तो आपका वो है पंचायत बनाने को लेके, 48 वो जितने भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो भी होंगे उनके लिए था। 47 किसके लिए था? 47 किसके लिए है? (47) किससे रिलेटेड है? कौन बताएगा? मनु, म्यूनिसिपल से रिलेटेड है 47। जल्दी 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 कंफर्म करके बताइए। न्यूट्रिशन लेवल, पोषण को लेके था ये, ठीक है। और गांधी जी ने म्यूनिसिपल की नहीं, विलेज की बात की थी, ठीक है। तो 40, 47 एंड 48। जब आपको 47 याद ही नहीं था तो मार्क कैसे कर दिया? अभी पीछे से देख के किया था। राइट टू फूड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसी से था, राइट। कनिनिका को ये याद था कि राइट टू फूड हमने यही से लिया था। ये एक्चुअली ये श्योर करता है कि जैसे कोई भूखा नहीं मरेगा। तो आर्टिकल 47 डेफिनेटली आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, इसी से जो राइट टू फूड यही से लिया गया। राइट टू फूड का एक और है आर्टिकल 39 के भी, ये आर्टिकल 39 के भी कुछ प्रोविजन राइट टू फूड को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये विच रिट इज इशूड, नहीं 21 से नहीं लेंगे। जो राइट टू फूड है वो 21 में मतलब भी कहा जाता है, जब इंसर्ट किया जा रहा था तो डाला गया था कि राइट टू फूड भी डाल दो। लेकिन जैसे राइट टू फूड मतलब आर्टिकल 21 क्या प्रिविलेज लाइफ की बात करता है, और जो राइट टू फूड है वो मिनिमम अश्योर करता है कि आपको ऐसा ना हो कि आप ड्यू टू हंगर आपकी डेथ हो जाए। तो प्रिविलेज्ड फूड का क्या मतलब होता है? एक थियरी है, थियरी क्या है इकोनॉमी की। सपोज कि मेरी इनकम अगर बहुत कम है, बिलो एवरेज है, तो मैं सबसे पहले देखिए कि कोई अगर किसी की इनकम बहुत कम होती है तो फिर सबसे ज्यादा हम खर्च किस पे करते हैं? फूडिंग पे। तो पर्सन खाएगा सिर्फ और सिर्फ जो है आपके मतलब जो है बेसिक नीड, मतलब कि हमें सिर्फ रोटी चाहिए। जैसे ही मेरी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है, अब मैं क्या करूंगी? उस रोटी के साथ दाल सब्जी भी इंक्लूड करूंगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, ये जो ऊपर वाला स्ट्रेटा होता है ये अपने खाने में हर चीज, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे जो मील डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है साइंटिफिकली, यानी मुझे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट
इन सब का डेफिनेट जो कहते हैं वो रेशियो, इसको बैलेंस करके लोग खाना खाते हैं। जो सबसे लोअर स्टेटा है वो पेट भरने के लिए खाता है, और जो सबसे हायर स्टेटा है वो पेट भरने के लिए नहीं, अपने दिमाग को भी तंदुरुस्त रखने के लिए खाएंगे, अपने फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देंगे। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, एक थियरी ये कहती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे हमारी डाइट कम होती है, यानी हम जिस क्वांटिटी में खाना खाते हैं वो क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है। ठीक है, तो अगर जो आपका राइट टू फूड है ना, ये आपको क्वालिटी फूड आश्योर करे कि वो फ्रूट्स भी देंगे, प्रोटीन भी देंगे, फैट भी देंगे, तब तो आर्टिकल 21 में आ सकता है। लेकिन उन्होंने बेसिक मिनिमम फूड की बात की थी कि जिससे किसी की कोई भूखा उखा ना मरे, बाकी उन्होंने कोई क्वालिटी फूड देने की बात नहीं की है, इसलिए आर्टिकल 21 में नहीं आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which writ is issued by the court to inquire into the legality of a claim of a person to a public office? इसका क्या मार्क किया है? रवनीत, प्रेरणा, मनु एंड जासुलंकर। जासुलंकर ने तो एक भी आंसर नहीं दिया, क्यों? आपने शीट नहीं की थी? प्राप्ति ने भी एक भी आंसर नहीं दिया, मुझे तो एक भी प्राप्ति का नहीं दिख रहा है। इसका क्यों वारंट हो? तो मेंडेबस में क्या था? इसका क्यों वारंट हो? मेंडेबस में क्या है? मेंडेबस में क्या है? प्रेरणा आप बताओ, मेंडेबस क्या है? याद नहीं है, क्यों? अच्छा, प्रोहिबिशन में क्या था? वी कमांड। वेरी गुड, वेरी गुड करेंगे। मेंडेबस में क्या है? परफॉर्म्ड ड्यूटीज बाय द ना मेंडेबस का मतलब ये है कि वो किसी पब्लिक अथॉरिटी को ये ऑर्डर देते हैं कि आप जिस पोस्ट पे हैं आप इस काम को करिए। सपोज कि मतलब मान लो किसी एरिया में जो है गंदगी बहुत ज्यादा है, बहुत सारा, या आप समझ लीजिए पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, लोग वहां पे जाकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पहले ये एप्लीकेशन डालते हैं कि यहाँ से ये पोल्यूशन का लेवल कम होना चाहिए। सपोज कि वो इस पे कोई काम नहीं करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमें जाना पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्या करेंगे? मैंडेमस इशू करेंगे कि यू आर बाउंड टू दिस वर्क बिकॉज यू आर असाइंड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। तो मैंडेमस मतलब कि वो उस मतलब पर्टिकुलर पर्सन को एक कमांड देते हैं कि यू हैव टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ वर्क बिकॉज यू आर असाइंड टू डू दिस वर्क, राइट? तो करेंगे का आंसर एकदम करेक्ट है। Jolly and albeit according to Prerna. Now next question. Which article of Indian Constitution states that the Prime Minister shall be appointed by the President? कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा, प्रेसिडेंट करेंगे इसको? आर्टिकल 75। आर्टिकल 72 किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 72 किससे रिलेटेड है? पार्डन। वेरी गुड कनिका, वेरी गुड, सुपर्ब इंप्रूवमेंट कनिका, बहुत अच्छा। Who all are the part of the state executive? State executive में कौन कौन आएंगे? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, ऑल ऑफ द अबव। ऑल। एडवोकेट जनरल को किसी ने छोड़ तो नहीं दिया था? अगर ये जो स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल की पोस्ट है, सेंट्रल लेवल पे इनकी पोस्ट को क्या कहते हैं? जो सेंट्रल लेवल के जो एडवाइजर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अटॉर्नी। वेरी गुड, अटॉर्नी जनरल। House of a state legislature can declare the seat of a member vacant if he absent himself from all its meeting for a कितने भी, अगर मतलब for how many period या how many days, मतलब कितने दिनों के लिए अगर कोई पर्सन एब्सेंट हो जाता है तो उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है? 60। See how fast you are answering, और ये क्वेश्चन आपकी यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है और आपने विद इन अ सेकंड आप इसको सॉल्व कर रहे हो। वेरी गुड। Which of the following is an outcome of judicial activism? ये कल हमने बात की थी ना PIL से, के थ्रू आई हैव टोल्ड यू कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। तो इसमें से क्या आपको लगता है जुडिशियल एक्टिविज्म इसमें से क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू या PIL या दोनों? इसका क्या मार्क किया है? दोनों किया है, प्रेरणा ने दोनों किया है, बाकी लोगों ने क्या किया?
नहीं लिखे हैं तो अभी सोच के बताओ कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा या PIL होगा या बोथ होगा या नन ऑफ द अबव होगा। रिया, स्वाति, जाशुलकर आपने क्या किया था इसमें? बोथ किया था आपने? ओनली PIL? प्रेरणा ने ओनली, प्राप्ति ने ओनली PIL किया है। वैसे इसका ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर होगा बी। क्यों? एक्टिविज्म कल भी मैंने आपको समझाया था कि जब जुडिशरी अपनी पावर खुद से इनहेंस करे और वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के पावर में इंटरफेयर करे। जुडिशियल रिव्यू ये उनका इंटरफेरेंस का तरीका नहीं है। जुडिशियल रिव्यू में क्या करते हैं कि कोई लॉ पास हो गया, फिर वो चेक करते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सही है या नहीं। ये तो हमारे जुडिशरी के पास पावर नहीं है क्योंकि वो तो गारंटर है, सुप्रीम कोर्ट ही तो गारंटर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। तो लेकिन PIL क्या है कि जब जुडिशरी सो मोटो एक्शन ले ले या कोई पर्टिकुलर पर्सन पहुंच जाए और जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू वो लॉ बनाना शुरू कर दे, वो सीधे सीधे मतलब लेजिस्लेचर को बोले कि ऐसा लॉ होना चाहिए, या जैसे CNG की व्हीकल चलनी ही चाहिए, रेड बीकन हटाया जाना चाहिए। तो ये सब क्या है? लॉ है। जुडिशरी का काम लॉ को चेक करना है, नया लॉ बनाना नहीं है। तो PIL होगा आपका सही ऑप्शन, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं आपको? ये आदर्श आपने भी इसको सी कर दिया था, कनिनिका ने भी सी किया है, स्वाति ने भी सी किया है। अभी क्लियर हुआ? इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, which institution is responsible for the conduct of the election to the municipalities? कौन कराता है म्यूनिसिपल लेवल पे इलेक्शन? कौन कराएगा? State Election Commission. Very good. Who appoints the chairperson and the members of National Human Rights Commission? इसका क्या लगाया था? President? ठीक है। अच्छा, who can be the chairperson of NHRC? NHRC का चेयरमैन कौन हो सकता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन कौन हो सकता है? Who can lead the NHRC? PM? प्रेरणा asking at CJI. वेरी गुड, एक्स CJI, जो कि जैसे जब अपनी पोस्ट से हट जाते हैं तो फिर उन्हीं को ये बाउंड, मतलब ये दिस इज द बाइंडिंग, दिस इज द ऑब्लिगेटरी कि जो एक्स CJI होंगे वही और केवल वही NHRC को लीड कर सकते हैं। आदर्श आपको PM याद है? PM आप शायद आई थिंक आप नीति आयोग से जो है कंफ्यूज कर रहे हो। नीति आयोग कल भी बताए थे, नीति, इसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको चेयर करते हैं आपके PM, ठीक है। और NHRC को हमेशा और हमेशा इसी पे क्वेश्चन आता है और बच्चे बहुत गलत करते हैं, या तो प्रेसिडेंट या तो PM मार्क करते हैं। आदर्श से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो PM करेंगे, क्योंकि जब हम इसको पढ़ रहे थे तो भी आई थिंक 5 to 10 टाइम्स आई हैव रिपीटेड कि ये ऑब्लिगेशन है, दिस इज द ऑब्लिगेशन, दिस इज द मैंडेटरी थिंग कि एक्स CJI ही इसको चेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नहीं भूलिएगा, कोई बात नहीं। अगर कहते क्लास में अगर कोई चीज गलत होती है तो वो फिर कभी गलत नहीं होती है ना। आई विश कि ये क्वेश्चन आए और आप इसको सही मार्क करके आओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर नीति आयोग केम इनटू बीइंग? कौन सी ईयर में नीति आयोग आया है? 2015। 2015। अच्छा, इसका क्या मार्क किया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल। डी लगाया है सबने, किसने सी लगाया है? कनिनिका, सॉरी प्राप्ति ने सी। प्राप्ति सी क्यों? ना तो रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, तो क्या है? Then you, how could you define? How are you going to define Indian Constitution? देखो, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत इजी हो। रिजिड का मतलब वो है कि जहां पे अमेंडमेंट करना बहुत टफ है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि कुछ पार्ट्स का अमेंडमेंट करना तो बहुत इजी है, कुछ चीजों का अमेंडमेंट करना बहुत टफ है। जैसे हम जब क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अब देखो, अब दिख रहा है,
तो कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनको हटाना बहुत मुश्किल है और कुछ सेक्शंस को अमेंड करना बहुत इजी है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, तो पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, दिस इज द राइट आंसर डी। क्या मार्क किया था? वैसे तो डी ही किया है सबने, प्राप्ति में सीख किया था। नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, ये चैप्टर्स कहिए या पार्ट्स कहिए, क्या सही ऑप्शन होगा इसका? 25। ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। अगर कोई चीज न्यूज में आती है, अगर न्यूज में आपको पता चलता है उस, अगर कभी एग्जाम के टाइम तक में भी अगर कुछ ऐड ऑन होता है तो उसको ऐड कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक कि अभी तो 6-7 महीने कुछ होने वाला है। ये क्वेश्चन, which part of the Indian constitution envisages 3-tier system of पंचायत? ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था, तो यहाँ पे सी होगा यहाँ पे। ठीक है, now next question. The Constitution of India provides for an election commission under article, कौन से आर्टिकल बात करता है आपका इलेक्शन कमीशन को लेके? ये इलेक्शन कमीशन से लेके जितनी सारी चीजें हैं आगे पीछे आपने पीपीटी में पढ़ी है, क्वेश्चंस में देखी है, रिवाइज करते रहिएगा। एग्जाम के टाइम तक किसी ना किसी जगह पे इलेक्शन हो ही जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका क्या मार्क किया है? 324। पीछे से देखिए किया था या याद था? अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? ऑल इंडिया सर्विसेज कौन से आर्टिकल में है? ऑल इंडिया सर्विसेज इन विच आर्टिकल? 312। वेरी गुड प्राप्ति, 312 एंड वेरी गुड स्वाति। अच्छा, ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में? स्टेट के लिए गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस इश्यू करने का राइट कौन से आर्टिकल में है? गवर्नर के पास इन द स्टेट, गवर्नर का जो है वो कहां से, कौन सा आर्टिकल डिराइव करता है? 230। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अवर, अगेन सेम, एक बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी आया था और सीबीएस में भी आया था, इसका क्या आंसर होगा वैसे? विच पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन envisages a 3-tier system of पंचायत? ए, वेरी गुड प्रेरणा, प्रेसिडेंट का 123 में, इसका एक ही है। अच्छा, म्यूनिसिपल होगा तो, म्यूनिसिपल होता तो अर्बन या आपके अर्बन लोकल गवर्नेंस होगा तो कौन सा? 9 में। वेरी गुड। एंड विच शेड्यूल इज रिलेटेड टू पंचायत? शेड्यूल भी कल पढ़ा था, कौन सा शेड्यूल पंचायत को डील करता है? 11। एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 12। शेड्यूल 3 इज रिलेटेड टू, शेड्यूल 3 किससे रिलेटेड है? ओथ से, शेड्यूल 3 रिलेटेड है आपके ओथ से। शेड्यूल 6 में कौन से 4 स्टेट्स का नेम है? कौन से 4 स्टेट है शेड्यूल 4 में, शेड्यूल 6 में? AMTM, वेरी गुड। ओके, शेड्यूल 7 किससे रिलेटेड है? शेड्यूल 7 इज रिलेटेड टू व्हाट? ऐसे चिंटू विंटू से क्वेश्चंस आते हैं। शेड्यूल 7 इज रिलेटेड टू यूनियन स्टेट लिस्ट, यानी लिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, शेड्यूल 7 आपका लिस्ट से रिलेटेड है। मुझे तो लगता है आप लोगों ने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, अगर आप रिवाइज करोगे तो फूक फूक में ही सारे क्वेश्चन कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following articles direct state government to organize village panchayats? विलेज पंचायत के बारे में कौन, किसमें डीपीएसपी का कौन सी आर्टिकल है? बी, मनु एंड प्राप्ति। वेरी गुड, क्वेश्चन खत्म होता है कि देगा इस आंसर। वेरी गुड दीक्षा एंड स्वाति, वेरी वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following writs literally means we command? अब ये आंसर तो कनिनिका को बहुत अच्छे से पता होगा। मैंडेबस। प्रोहिबिशन में क्या है कि प्रोहिबिशन क्या करता है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो उनसे लोअर के कोर्ट होंगे, अगर वो कोई चीज ऐसा कर रहे हैं जो उनकी लिमिट्स में नहीं आता, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उनको प्रोहिबिट करता है कि आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, वो है आपका प्रोहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए।
Consider the following two statements regarding the implementation of anti-defection law. ये कल ही पढ़ा था anti-defection law का क्वेश्चन करिए. If an elected member voluntarily gives up his membership of a political party. Second, if an elected member votes or मतलब कि वो absent हो जाए, abstain from voting in such house contrary to any direction issued by his political party or anyone authorized to do so without obtaining any prior permission. कौन सा इसमें आएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर. एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर मतलब कि कौन सा ऐसा होगा जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. सी है ना, सबने सी किया था. आदर्श, आदर्श इज नॉट आंसरिंग and Jasmine Ankar is also not answering. Right? Now next question. Who is the final deciding authority on the question of the disqualification of anti-defection law? इसको डिसाइड कौन करता है? चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. सो इट्स ऑल अबाउट द फाइनल शीट. इसके सारे क्वेश्चंस आपके हो गए. ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं या फिर आपने अभी हमें जो पढ़ाए उनके बेसिस पे बनाए? कुछ क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर्स के आए हुए हैं और कुछ आई हैव फ्रेम्ड. ये जो ये 24 वाला है ये मैंने फ्रेम किया था और कुछ जो है आपके आए हुए भी हैं इनमें से. Also, would you suggest some magazine or something? कि वो क्वेश्चंस के लिए हाँ. for the current affair और for the MCQ. मतलब प्रिपरेशन इन जनरल करंट वगैरह सब कवर हो जाए जिसमें जितनी भी डेप्थ की जरूरत है हमें. Actually, I have seen 2-3 magazines for the SSC purpose. ठीक है, तो मुझे आप 1-2 दिन का टाइम दो. अभी मैं खुद ही इसमें एनालाइज कर रही हूँ कि मतलब आई एम थिंकिंग ना कि आपको पढ़ना मतलब कि हमें ऐसी चीज मिले कि हमारा मिनिमम इनपुट हो और मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए. अब जैसे लोग पीडीबीडी पढ़ते तो पीडीबी क्या है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, उतना एसएससी के पर्पज से नीडी नहीं है. तो आई एम सर्चिंग फॉर सम एक्चुअली वेब मतलब वेब पोर्टल्स जहाँ पे क्या हो. वेब पोर्टल की अच्छी बात क्या होती है ना कि एक साथ हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो याद होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है. तो 1-2 दिन में आई विल सजेस्ट अ डिसेंट वेब पोर्टल और चैनल जिसमें कि हम मैक्सिमम एमसीक्यू भी कर पाए और जो है आपके क्वेश्चंस भी मिल जाए. अगर कोई मुझे बुक भी दिखती है देन आई विल सजेस्ट. ओके, पर मुझे पहले अश्योर हो जाना है. तो पहले मुझे भी लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा मतलब इतना डीप, इतना डेप्थ, और कुछ जो 1-2 बुक्स मैंने देखी उसमें क्या है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत थी, तो इसलिए भी आई एम नॉट सजेस्टिंग यू ऑल. तो या तो मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है कि आप पास्ट ईयर के पेपर्स करिए. पास्ट ईयर के पेपर्स तो जरूर से कर लेना चाहिए किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि वो क्या होता है एक हमें कोई भी एग्जाम चाहे से आपका एसएससी हो और चाहे से यूपीएससी हो या पीएससी हो, वो हमें देते क्या है, वो हमें एक चीज देते हैं सिलेबस और दूसरा देते हैं पास्ट ईयर के पेपर्स. ठीक है, तो जब ये 2 चीज वो दे रहे हैं तो हमें इन दोनों चीजों पे कायदे से फोकस रखना चाहिए. सिलेबस जो बार बार खोल के देखना है, इसलिए कि हमें ये नहीं देखना है कि क्या पढ़ना है, हमें ये देखना है कि क्या नहीं पढ़ना है. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जबरदस्ती काम पढ़ना है, तो क्या नहीं पढ़ना है ये बताता है सिलेबस और कैसे पढ़ना है ये बताता है पेपर. तो एग्जाम के पहले कोशिश करिएगा कि 5 ईयर्स के पेपर आप जरूर से सॉल्व करो. और अभी तो क्या है कि आप देख रहे होंगे कि एक मान लो एसएससी के कितने सेट्स आ जाते हैं, है ना, क्योंकि वो अलग अलग दिन पे एग्जाम लेते हैं. तो जितने भी सेट है ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 5 इयर्स का जो पेपर है. मतलब दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स कि आपको 5 सालों का पेपर तो जरूर से करके रखना चाहिए. ठीक है, तो उससे बहुत अच्छा सा आइडिया मिल जाता है. अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप वो उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए आपको सिर्फ वन लाइनर चीजें जाननी है, बहुत उससे ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं. तो लेट मी सर्च अ गुड वेब पोर्टल और अ गुड मैगजीन देन आई विल सजेस्ट. बाकी तो ये आई एम डेफिनेटली सजेस्टिंग यू ऑल कि आप पेपर से जरूर करके जाइएगा लास्ट ईयर का 5 सालों का पेपर. और जब भी आप पेपर करिए तो हमेशा क्या करिए, टाइमर के साथ करिए. मतलब शुरू अगर आप कुछ पेपर कर लो अपनी प्रैक्टिस के लिए, बाकी जो भी पेपर आप करो तो माइंड को ट्रेनिंग ये हो जानी चाहिए कि इतने टाइम में मैं क्वेश्चन कर लूं. और नहीं तो एग्जाम में क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आता है, हम आते हुए क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो ह्यूमन एरर की वजह से ही काफी लोग भाग जाते हैं. और कहते हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो एसएससी या किसी भी एग्जाम में आता हुआ तो आप 500 लोगों से पीछे हो जाते हो, क्योंकि वो इजियर क्वेश्चन अगर हमारा ह्यूमन एरर में गलत हो गया तो आप 500 लोगों से इकट्ठे पीछे हो रहे. तो ह्यूमन एरर को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि पेपर सॉल्व करिए पर टाइम के साथ.
ठीक है। और जैसे और कोशिश करनी चाहिए कि दोपहर वाला जो है, मतलब जो आपका आफ्टर 12 है, उस टाइम पे आप पेपर करो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि होता है ना कि लंच वंच के बाद हम बहुत आलस में आ जाते हैं, और जो लंच के बाद वाले बच्चों का जब भी होता है एसएससी में एग्जाम लिया जाता है वो वाली शिफ्ट में, तो जो पासिंग रेट है वो बहुत कम है। तो कोशिश करिए कि लंच के बाद अपने माइंड को थोड़ी ट्रेनिंग दे दीजिए कि उस समय भी दिमाग एक्टिव होकर काम करे, और पूरा पेपर अगर आप 1 घंटे के लिए बैठो तो कोशिश करिए कि पूरे 1 घंटे में करिए, ठीक है। तो उससे जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, और फिर आप जो आपका डी डे होगा उसमें आप बेस्ट करके आओगे। अब आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर में जो पहला है वो एक अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया गया है। अब इससे हमसे क्या पूछेंगे, हमसे सीधे से ये पूछते हैं कि जो भी ये मान लो कोई भी मिशन है, ठीक है, एंड जस्ट सजेस्टिंग यू कि आपको करंट अफेयर चाहे से आप न्यूज़पेपर पढ़ो, सबसे अच्छा सोर्स हमें करंट अफेयर। हाँ प्लीज। ये मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, आपने चेंज करा है स्क्रीन पे या फिर किसी और के भी नहीं आ रहा है? आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है? कनिका, प्राप्ति, सबको विजिबल हो रहा है? चल प्रेरणा आप अपना कनेक्शन चेक करो बेटा। ओके मैम। तो अब जैसे आई एम टेलिंग कि आपका अप्रोच क्या होगा। अब आपके पास न्यूज़पेपर आएगा, न्यूज चैनल पे आप न्यूज सुनोगे, तो आपको एक्चुअली चीजों को समझना कैसे। एक तो जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में आ जाते हैं, ट्राई टू अवॉइड द प्राइवेट मीडिया चैनल, जैसे कि आपके आज तक वगैरह, इनको हमें प्रॉपर्ली अवॉइड कर देना चाहिए। आप फोकस करिए कि अगर आपको न्यूज सुनना है तो आप राज्यसभा टीवी, डीडी न्यूज या ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज आता है 10-15 मिनट का, उन्हीं पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जब ये प्राइवेट चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिन चीजों को बार बार सुनोगे दिमाग उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देगा। तो ये प्राइवेट चैनल से हटा के आप पर्टिकुलरली गवर्नमेंट साइड को जो है, गवर्नमेंट जो चैनल है उनको फॉलो करो। अल्टीमेटली आप नौकरी करने जा रहे हो गवर्नमेंट की ना, तो हमें वही देखनी है जो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, ठीक है। फालतू की पंचायत में हमें जाना ही नहीं है, हमें तो ये समझना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी अप्रोच क्या है। अब न्यूज़पेपर भी आप पढ़ेंगे, और अगर न्यूज सुनते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होगी। जैसे कोई भी स्कीम आई, ठीक है, जैसे ये स्कीम है अटल सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन, एक इन्होंने स्कीम लॉन्च की। हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारा एग्जाम है उसमें सीधे सीधे पूछता है कि कौन सी मिनिस्ट्री इस जो है पर्टिकुलर स्कीम को लेके आ रही है। तो जब भी स्कीम का रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या चीज फोकस करना है, आप इसको लिख लो। जब भी स्कीम को लेके क्वेश्चन आएगा आप फोकस करिए कि हमें स्कीम वाला क्वेश्चन आया, या स्कीम कोई भी आप न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल में देखिए, या मतलब आपके वो यूट्यूब चैनल्स पे देखिए, स्कीम्स में हमेशा फोकस करिएगा कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा टारगेट पीपल, किसके लिए लेके आई है, और अगर CHSL वगैरह भी देना है तो डेट पे भी फोकस करिएगा। वो तो डेट ऐसा भी पूछ लेते हैं 14, 15, 16, 17, ताकि आप बिल्कुल भूल ही जाओ कि मतलब रटा है तो रटा है, नहीं रटा है। आप पेपर पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, कभी भी स्कीम आए अपनी कॉपी में बस तुरंत वो स्कीम लिखिए, स्कीम का नेम, कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया, इसके टारगेट पीपल क्या है, इसका डेट क्या है, और बस इतना ही याद रखना है। इतना आप उसको जो है तुरंत से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये स्कीम आई, इसको कौन लेके आया, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन। अंबेडकर का नाम है तो ऑब्वियसली ये लाया गया होगा SC या ST पे। ज्यादातर जो अंबेडकर की स्कीम्स होती है तो वो SC और ST के लिए ही आती है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने इनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं बाबा साहब। बाबा साहब इनका टाइटल है। तो ये जो इनको बाबा साहब का टाइटल मिला था वो जब उन्होंने बुद्धा ज्वाइन कर लिया था, बुद्ध धर्म, तो इनको बाबा साहब का टाइटल मिला है। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब इसमें एक काम आप और कर सकते हैं कि जैसे आपने मिनिस्ट्री नोट करी, आप गूगल करिएगा कि इस मिनिस्ट्री का अभी पर्टिकुलर मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो एक आपकी अच्छी नोट्स बन जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप एग्जाम आपको देना होगा, आप अपनी फर्स्ट हैंड नोट्स रिवाइज करोगे, कोई भी करंट अफेयर्स आपसे बचेगा ही नहीं, और ना तो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। अगला क्या है, इसमें क्या होगा, एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा SCs के लिए। ये वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है कि जब भी किसी को अपना स्टार्टअप लगाना होता है, तो स्टार्टअप लगाने में या कोई नई स्कीम शुरू करने में जो प्राइवेट पार्टीज उनको सीड कैपिटल देती है। सीड कैपिटल मतलब कि तुम अपना बिजनेस इन पैसों से चलाओ, बाद में तुम मुझे प्रॉफिट देना। आपने स्टार्टअप का नाम तो सुना होगा ना, स्टार्टअप बहुत सारे लग रहे हैं। तो ये वाली जो स्कीम है इसमें क्या है कि स्टार्टअप जो SCs का स्टार्टअप होगा उनको वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया, और इसका टारगेट पीपल कौन है, तो एससी है, और कहीं कहीं पे दिव्यांग, मतलब दिव्यांग को भी स्पेशल प्रेफरेंस इसमें दी जाएगी। तो टारगेट पीपल एससी एंड दिव्यांग। इसमें डेट नहीं दी हुई थी तो डेट मत लिखिए। अगला आ जाते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है आपका चार धाम प्रोजेक्ट। हिंदुओं के चार धाम, हिंदुओं के जो चार धाम है वो आपके 4 जो डायरेक्शन है वहां पे स्टैब्लिश किए गए थे। तो ऊपर का है उसको है केदारनाथ, ईस्ट के साइड में आपका जगन्नाथपुरी है, यहाँ पे द्वारिकापुरी है, और लास्ट में रामेश्वरम। लेकिन उत्तराखंड यानी जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ अलग माना स्टेट है उत्तराखंड के चार धाम, उत्तराखंड के जो चार धाम है इनको कहते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। जब केदारनाथ में वो फ्लड आ गया है तो अब क्या है, धीरे धीरे वहां पे जो टूरिज्म है वो गिरता चला जा रहा है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने कहा कि हम एक चार धाम प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। जो भी ये सारी चीजें की जा रही है वो आपका इनक्रेडिबल इंडिया नाम का एक स्कीम लाई गई थी। इनक्रेडिबल इंडिया का काम क्या था कि इंडिया में टूरिज्म को बढ़ाएं। तो इन्होंने जो चार धाम प्रोजेक्ट लाया है, चार धाम प्रोजेक्ट का मोटो ये है कि ये जितने भी चारों धाम है ना, उनको एक नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाए, यानी कि अच्छी फैसिलिटी दे दी जाए, रोड एंड रेलवे की रोड की फैसिलिटी दे दी जाए, ताकि यहाँ का जो टूरिज्म है वो बूस्टअप हो जाए। छोटा चार धाम मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये उत्तराखंड के चार धाम है, कोई कहता है छोटा चार धाम है। तो ये है आपका चार धाम प्रोजेक्ट। अगला है आपका BRI। आपने बहुत बार इसका नाम न्यूज़पेपर्स में या न्यूज में सुना होगा। ये BRI क्या है, प्लीज आस्क। The चारधाम प्रोजेक्ट that you're talking about talks सिर्फ उत्तराखंड के जो चार है उन्हीं के लिए है ना? ये उन्हीं के लिए है ना, देखो यहाँ पे मेंशन है ना, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। स्लाइड मेरा बार बार दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, और फिर दोबारा रिफ्रेश करने में निकल जा रहा है। ओके तो अभी क्लियर तो हो गया आपको? हाँ जी। ओके अब हम आ जाते हैं BRI पे। BRI क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपसे अगर CHSL का एग्जाम है तो BRI का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो दिस इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जब आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा होगा तो देखा होगा कि एक सिल्क रूट था। सिल्क रूट मतलब सिल्क रूट जैसे कुषाण, हूण, ये जो लोग हैं इंडिया में जिस रूट से, चाइना के रूट से इंडिया आए थे, तो उस रूट को हम कहते हैं सिल्क रूट। अब चाइना क्या कर रहा है, जो ये रूट था ना इसको रिवाइव करने का। नहीं, CHSL इज नॉट टफर एक्चुअली, तो उसमें बस आपसे फुल फॉर्म ही तो पूछता है। इट डिपेंड्स, मिरेकल ऑफ योर साइट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो मतलब पास्ट इनका रोड था, सिल्क रोड था, इसके रिवाइवल की बात कर रहा है चाइना। तो चाइना ने कहा कि जो पहला रूट था वो तो रहेगा, तो मतलब उस सिल्क रूट को ये रिवाइव करेंगे। इसके अलावा देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं, ऊपर से डिजिटल बोर्ड पे तो और मुश्किल है, तो समझ लीजिए ये चाइना है आपका, ठीक है। और ये वाला जो पूरा एरिया है जहाँ पे चाइना आता है वो आपका मिडिल ईस्ट, यूरोप वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे कहीं इंडिया है, इधर जापान है, और उधर ईस्ट के सारे नेशन है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि पहले तो जो इनका लैंड वाला एरिया है वहां पे तो ये रोड रेलवे बनाएंगे। इसके अलावा जितने भी ये आइलैंड वाले नेशन है आपका, जापान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के बाद इस तरीके से वो जो है, जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जितने भी आइलैंड्स पड़ रहे हैं हर जगह पे ये अपना कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या पोर्ट्स बना रहे हैं। तो आप देखो ये जो है इंडिया को क्या करा, एक तरीके से पूरी तरीके से जो है ये इंडिया को क्या करा, बाउंड्री बना रहा है। इसलिए हम इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया को कोई माला पहनाने की कोशिश कर रहा है, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं। और जो इनका प्रोजेक्ट है वो है वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसमें ये क्या कर रहे हैं कि जो पुराना वाला सिल्क रूट है, तो यानी कि रोड, सिल्क रूट कहाँ पे था, लैंड पे था, तो उस लैंड पे रोड्स बनाएंगे, और जो ओशियन है वहां पे, ओशियन में जो आइलैंड्स है वहां पे पोर्ट्स बनाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे क्या है कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहाँ पे वो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत मतलब कि भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इससे क्या कि जब इनकी हर जगह बेस होंगे तो उनको अपना सामान पहुंचाना और लोगों से सामान खरीदना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये था आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला है आपका अटल टनल। अटल टनल तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह है रोहतांग पास।
पास क्या होता है, अगर आपका ज्योग्राफी हो गया होगा तो आपको पता होगा कि पास, हर माउंटेन में जो पास वाला एरिया होता है वो एक माउंटेन पीक से दूसरे माउंटेन पीक जाने के लिए जो रास्ते मिलते हैं उनको हम पास कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग पास है, उस रोहतांग पास में अटल टनल बनाई गई। जो टनल बनाई गई उसको हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे इसको किया गया है। तो अटल पीएम बनाई गई, अटल टनल बनाई गई। ये अब तक का मतलब हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बनने वाला, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बनने वाली टनल है। और इसको बनाने वाली बॉडी कौन है, वो है आपका बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जो भी देश बॉर्डर, मतलब जो भी प्रोविंस बॉर्डर एरिया को टच करते होंगे, मतलब किसी और नेशन की जिससे बाउंड्री टच करती होगी, वहां पे रोड बनाने का काम आपका बॉर्डर्स रोड इनिशिएटिव बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। सपोज हमें अरुणाचल प्रदेश में रोड बनानी है तो वहां पे बीआरओ आएगा, ठीक है। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। ये जो है मनाली को आपकी स्पीति वैली से ऐड करता है, ठीक है। अगला आ जाइए, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये स्कीम है। अब आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये कहाँ लाई जा सकती है। सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में है, तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो लेके आई है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ये एक तरीके से कैंपेन है जो जिसमें क्या करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे कि आप जो है प्रदूषण से कैसे बचेंगे, और मतलब और लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे कि वो प्रदूषण ज्यादा या पोल्यूशन ज्यादा नहीं फैलाए। और एक्चुअली जब ठंडा आ जाती है तो विंटर में जो एयर पोल्यूशन है वो हाई लेवल पे पहुंच जाता है, इसलिए दिल्ली की गवर्नमेंट लेके आई है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अगली स्कीम है वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे ये डिक्लेयर किया है आपका यूनाइटेड नेशन ने। कभी भी डे वाले क्वेश्चन आते हैं, किसने डिक्लेयर किया? कुछ डे है वो इंडिया की गवर्नमेंट करती है, कुछ नीति आयोग करती है, कुछ यूएन करती है। किसने डिक्लेयर किया है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, पहली बार कब बनाया गया? फर्स्ट टाइम। अगर यही वाला फर्स्ट टाइम है तो इसको, और अगर उन्होंने कोई थीम ला दी है तो थीम क्या? इतनी चीजें ही डे से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा आएगा नहीं। तो जब भी आप मैगजीन में पढ़िए या कहीं भी पढ़िए डे आया तो ये 4 चीजें नोट कर लीजिए, इसके अलावा कुछ पूछना ही नहीं है। तो बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके ये 4 चीजें नोट करिए, आपका काम हो गया। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे ये लेके आया है यूनाइटेड नेशन। इन्होंने कहा है कि अक्टूबर का जो पहला मंडे होगा इसको हम वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाएंगे। हैबिटेट मतलब जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? हैबिटेट। तो ऐसा है कि मतलब हम अपने सिटी से थोड़ा सा कनेक्टेड फील करें और अपने जो सिटी को अपना माने, तो इसको इस चीज को इंस्पायर करने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट डे लाया गया था। नाउ नेक्स्ट, डेयरिंग सिटी कॉन्फ्रेंस 2020। ये भी आगे जो है दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको उन्होंने इस जो कॉन्फ्रेंस को, इस बार जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं सब में वो लोग शामिल तो वर्चुअली हुए हैं। तो इसमें भी जो दिल्ली के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर जो है वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के पार्ट बने। ये डेयरिंग सिटी क्या है कि ग्लोबल लेवल पे जो लोग जो भी अर्बन, मतलब जो थोड़े से हायर अर्बन वाले सिटीज है, उनके लीडर्स को इनवाइट किया गया और उनसे ये पूछा गया कि जो कोविड पैंडेमिक हुआ है, क्लाइमेट इमरजेंसी, मतलब कोविड पैंडेमिक को आप लोग कैसे टैकल कर रहे हो, उसको लेके डेयरिंग सिटी कॉन्फ्रेंस कराई गई। और क्योंकि कोविड की ज्यादा एक्सपेंशन का प्रॉब्लम अर्बन एरिया में थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि अब अर्बन क्या है कि बहुत मतलब डेथ होता है, और रूरल तो थोड़े से दूर से। कोविड का सबसे बड़ा कोविड में तो यही है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग पीपल हैव टू फॉलो। तो जो डेयरिंग सिटी कॉन्फ्रेंस की गई इसमें दिल्ली के सीएम को बुलाया गया। इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मैक्सिमम चीजें क्या होती है वो आपको नरेंद्र मोदी ही अटेंड करते हैं, और यहाँ पे डेयरिंग सिटी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है अरविंद केजरीवाल ने, तो मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी क्वाड क्या है? क्वाड एक ग्रुप है, क्वाड ग्रुप है 4 देशों का। इस क्वाड ग्रुप में कौन कौन से देश है इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आई हैव मेंशन जापान, इंडिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये चारों मिलके एक क्वाड बना है। और ये चारों क्या है कि आप देखो तो पैसिफिक, मतलब ये जो इंडिया यहाँ पे इंडियन ओशन है, इसके बाद यहाँ पे आपका पैसिफिक है। इसी पैसिफिक में आपका जापान भी, ऑस्ट्रेलिया भी और अमेरिका भी है। तो इन तीनों ने और इंडिया को इसमें जोड़ के क्वाड बनाया है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं? मिलिट्री लेवल एक्सरसाइज करते हैं, टॉक्स करते हैं, और बेसिकली ये ग्रुप बनाया गया था चाइना को कंटेन करने के लिए। चाइना अपनी पावर को बहुत बढ़ा रहा है, तो चाइना को इस पर्टिकुलर एरिया में वो इतनी ग्रोथ ना कर पाए, तो ये चारों देश एक साथ आए हैं और इन्होंने जिस मतलब जो बॉडी बनाई है इसको हम कहते हैं क्वाड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है।
ठीक है, क्योंकि इंडिया जिसमें है पार्टिसिपेंट है, तो इसलिए क्वेड आकर इम्पोर्टेंट बनता है। अब एक फ्री ट्रांसलेशन पॉलिसी लाई गई, फ्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, ये लाई है दिल्ली की जो सरकार है वो लेके आई फ्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। इसमें ये है कि सपोज आपने मतलब जो सर्टेन पैरामीटर है कि आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, या जैसे कि इतना जो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है कि आप ऐसे इंडस्ट्री यहाँ पे लगाओ, तो इसमें ये कहा गया कि उसके एवज में आप किसी नई जगह पे उतने ही प्लांट लगाओगे, उतने ही ट्री को लगाओगे। तो ये जो स्कीम है वो है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। जैसे लेकिन नाम से लगेगा कि हो सकता है ऐसा हो कि जहां भी आप रह रहे हो वहां पे पेड़ लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपनियों को एक तरीके से मतलब ये सुविधा दी गई कि अगर आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके एवज में कहीं पे आप फ्री जो है प्लांट्स को लगाएं। चुशुल क्या है? चुशुल अगर आता है व्हाट इज चुशुल, तो चुशुल इज अ विलेज, एक विलेज का नाम है, हिमाचल प्रदेश का एक विलेज, सॉरी लद्दाख का एक विलेज है। यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी इंडिया चाइना आप देखते हो हमेशा क्या होता है कि चाइना इंडिया के एरिया में घुस आया, इंडिया ने उसको हटाया, हमेशा न्यूज में रहता है ना चाइना इंडिया के जो बॉर्डर है चाइना उसमें इंटरफेयर करता है। तो इसमें क्या है कि जब भी चाइना या कोई भी जो कंट्री हमारे पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लुएंस करती है तो मिलिट्री लेवल पे या आपके जो आर्मी के हेड होते हैं उनके लेवल पे टॉक सकती है। तो चुशुल को सिलेक्ट किया गया है, मतलब बॉर्डर साइड का वो है, बॉर्डर साइड का मतलब लद्दाख और इंडिया से बॉर्डर शेयर होता है चाइना का। तो ये वहां का विलेज है जहाँ पे ये जो है अपने टॉक्स कर पाएंगे। तो चुशुल एक विलेज है, एक विलेज का नाम है, हिमाचल प्रदेश का सॉरी लद्दाख का विलेज है, जहाँ पे इंडिया और चाइना के बायलैटरल टॉक्स हो पाएंगे। ठीक है, तो ये है चुशुल। घर तक फाइबर स्कीम, ये स्कीम आपका लेके आई है, कौन सी लेके आई थी इसको, ये बिहार की गवर्नमेंट लेके आई है। हाँ, बिहार की गवर्नमेंट लेके आई है। इसमें क्या था कि बिहार की गवर्नमेंट मतलब पहली एक ऐसी गवर्नमेंट बनी, तो बिहार में इतनी डेंस पॉपुलेशन उसके बाद भी उनकी गवर्नमेंट इतना एम्बिशन दिखा रही है, तो इट्स अ गुड साइन कि बिहार की गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी उनके विलेज हैं वो सबको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ देंगे। ये ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए। इतने पतले से वायर होते हैं, अगर आप देखो ऑप्टिकल फाइबर के बहुत पतले से वायर होते हैं और उनकी मतलब ऑल ओवर द लैंड उसको बिछाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स को। जितना अच्छे से जितना अच्छी क्वालिटी का ऑप्टिकल फाइबर होगा उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, उतनी अच्छी कनेक्टिविटी होती है। तो बिहार की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी उनके 945 विलेज है वहां तक ये ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा देंगे। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगी उनकी कनेक्टिविटी बहुत मतलब वहां तक कहते कि इंफॉर्मेशन आ गई, टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई तो आईओटी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो है, टेक्नोलॉजी तब तक नहीं है। तो टेक्नोलॉजी सब तक पहुंचे, इसके लिए ये आपका लेके आए घर तक फाइबर स्कीम। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंट्री का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया गया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया गया है। मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि जब हमें किसी मतलब जो कनेक्टिविटी है या तो रोड होगी या आपकी एयर होगी या आपकी रेल होगी या वाटर वे होगी, जब किसी पर्टिकुलर जगह पे ये चारों कनेक्टिविटी दे दी जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मतलब जहां से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो आपकी वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो वहां पर उसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स। ठीक है, या एक प्रदेश से दूसरे तरफ, ऑब्वियसली जो असम है वहां पे एक देश से दूसरे देश का होगा। तो ये असम का एक जगह है, इसका नाम है जोगीघोपा। जोगीघोपा में बनाया जा रहा है आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, और इसमें चारों मतलब कि चाहे रोड, रेल, वाटर एंड एयर, ऑल फोर कनेक्टिविटी विल बी देयर। तो ये बन रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। हमसे ज्यादा नहीं पूछेगा, हमें बस इतना बताना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है, तो असम में बनाया जा रहा है। वैसे भी हम अगर तुक्का उक्का लगाते हैं तो असम को तो डेफिनेटली हम एलिमिनेट करते हैं, हमें लगता है असम में क्यों बनाएंगे, लेकिन असम विल बी द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन मेरी सहेली कौन सी मिनिस्ट्री लेके आ रही है। सहेली मैंने देखते ही लगता है कि विमेन लेके आ रही है, लेकिन ये लेके आ रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज ये लेके आए कि ताकि जो विमेन पैसेंजर जब एक जगह से दूसरी जगह जाए तो वो सेफ एंड सिक्योर फील करे इंडिया मतलब रेलवेज में। इसके लिए ऑपरेशन मेरी सहेली लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस, तो एकता दिवस एक करने वाले इंडिया को बोलते सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों? क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ब्रिटिश छोड़ के गए थे 1957 में, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कराने का, यूनिफाई कराने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का है।
इसलिए इनके बर्थडे को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं और ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इनको सरदार का टाइटल किसने दिया था? इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। तो बारदोली में एक बार कुछ केस मतलब बारदोली में वो हो रहा था, ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बारदोली के जो फार्मर्स है, बारदोली में जो फार्मर्स है वो स्ट्राइक कर रहे थे। तो क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों पे मतलब बहुत बर्बरता कर सकती थी, है ना, बहुत एजुकेशन निकाल सकती थी। तो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं और बोलते मतलब वो उनको शांत करा देते हैं, उस क्राउड को शांत करा देते हैं। तो उस क्राउड की जो फीमेल थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। ठीक है, सरदार का मतलब होता है चीफ, चीफ का टाइटल दिया था, तब से इनका नाम वल्लभ भाई पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब 15th फाइनेंस कमीशन तो हमने पढ़ा ही है। तो फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में गिवन है? Which article of the Constitution related to the Finance Commission? कौन बताएगा? ऐसे लग रहा है जैसे कथा चल रही है, सन्नाटा हो गया था। फाइनेंस कमीशन किससे रिलेटेड है? 280 कनेनिका मनु और प्राप्ति। बाकी सब नहीं पढ़ना है, बाकी सब ये पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते आमतौर तो नहीं देते। तो ये हमने जब पढ़ा था तो ये बताया था कि 5 years के लिए प्रेसिडेंट आपका फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। तो अभी जो जिस फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है वो थी आपकी 15th फाइनेंस कमीशन। इस फाइनेंस कमीशन के हेड थे आपके एनके सिंह, बस इतना ही याद रखना है। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयर पर्सन थे आपके एनके सिंह। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो उसको सेंट्रल और स्टेट में किस हिसाब से शेयरिंग की जाए, ये रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने अभी अपनी रिपोर्ट दी है और उसको हेड किया है आपके एनके सिंह ने। एमपी एक पहला ऐसा देश मतलब प्रदेश बन गया है जिसने कैबिनेट, अब हमारी कैबिनेट होती है रेल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन एमपी एक पहला स्टेट है जहां पे कैबिनेट है काउ प्रोटेक्शन। ठीक है, गोवंश को बचाएंगे, आर्टिकल 48 को डायरेक्ट प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए एमपी की गवर्नमेंट लेके आई है काउ कैबिनेट, गौ कैबिनेट, गऊ कैबिनेट। ठीक है, अब ये रोहिंग्या क्या है? रोहिंग्या क्या है? ये माइग्रेंट्स है। एक्चुअली ये लोग हैं म्यांमार के। ठीक है, म्यांमार के ज्यादातर लोग मतलब 90% जो है वहां पे बुद्धिस्ट है, 10% जो है रोहिंग्या है। ये रोहिंग्या एक्चुअली मुस्लिम्स है। तो जो म्यांमार की गवर्नमेंट है, जो म्यांमार में मेजोरिटी तो की बुद्धिस्ट की, तो बुद्धिस्ट लोगों ने इन मुस्लिम लोगों को अपने देश से निकाल दिया कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो ये लोग जब अपने देश से एक्सपेंड हो गए तो ये भागना शुरू करते हैं। इन पे बहुत सारा टॉर्चर किया गया म्यांमार में, ये भागना शुरू करते हैं। तो बांग्लादेश में भागते हैं क्योंकि बांग्लादेश बिल्कुल लगा हुआ है म्यांमार से। तो जब बांग्लादेश में भागते तो बांग्लादेश में रिसोर्स क्राइसिस, तो एक जगह ढूंढी गई, उसका नाम है भासन 4। भासन 4 जो आपका ये है इंडियन ओशन है, उसमें एक पर्टिकुलर आइलैंड है। अब बांग्लादेश कह रहा है कि इस आइलैंड पे हम इन रोहिंग्या माइग्रेंट्स को बसा देते हैं और उनका एक नया मतलब जैसे कि इजराइल बना दिया गया जूस के लिए, तो रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए हम भासन 4 में मतलब अब वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस पर टॉक्स हो रही कि सब लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करो कि ये लोग यहाँ पे बस जाए, क्योंकि म्यांमार में बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी रोहिंग्या के। हमें इसमें याद क्या रखना है कि रोहिंग्या कहाँ के हैं? तो रोहिंग्या म्यांमार के हैं। ठीक है, और भासन 4 पे इनको बसाने की बात किस देश ने की है? तो बांग्लादेश ने कहा है कि भासन 4 आइलैंड में हम रोहिंग्या मुस्लिम्स को बसा दें। रोहिंग्या क्या है? ये मुसलमान है। कहाँ के? म्यांमार के। और म्यांमार में एट्रोसिटीज हो रही थी, इनको देश से छोड़ के भागना पड़ा है। नेक्स्ट स्कीम है आपकी जगन जीवन क्रांति स्कीम या जगन्नाथ जीवा क्रांति स्कीम। ये लाए हैं आपके आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि जो विमेन होगी या जो गर्ल होंगी उनको काउ और ये गोट्स और शीप दे दिया जाएगा। ठीक है, फेज मैनर में मतलब काउ दे दिया, जिससे क्या हो कि जो विमेन है मतलब ये जो फार्मर लेवल की विमेन है उनको दिया गया देंगे कि इसमें क्या करेंगे कि ताकि वो सेल्फ एम्पावर हो सके। जैसे शीप है, बकरी है, मतलब गोट है या काउ है, जिसमें जो भी इनको प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, तो ये विमेन अपने ऊपर खर्च कर सके। विमेन एम्पावरमेंट के लिए जगन्नाथ जीवा क्रांति स्कीम लाई गई। ठीक है, अब अगेन कोई भी स्कीम है तो लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री, अब यहाँ पे मिनिस्ट्री नहीं तो स्टेट, कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया, टारगेट सेक्शन कौन है? तो टारगेट सेक्शन विमेन है। यही 2 चीज याद रखनी है। अगर डेट है तो डेट याद रखनी है। विजय दिवस आपका मनाया गया हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ये आपका इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1971 में। ये वॉर हुई थी कि जब इंडिया डिवाइड हुआ था, जो शायद हमने पॉलिटी में चीज पढ़ी थी जब पढ़ रहे थे कि जब इंडिया डिवाइड हुआ था कि बांग्लादेश वाला एरिया
पंजाब वाला, जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ एरिया, जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश, ये पूरा मिला के पाकिस्तान था। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि जो ये इसको कहते थे ईस्टर्न पाकिस्तान, इसको कहते थे वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक, तो जो ईस्टर्न पाकिस्तान था ये सपोर्ट करता था मोहम्मद अली जिन्ना को, और यहाँ पे जो आपके अभी वो है पूरा JNK नहीं, JNK का कुछ पार्ट, आप लोग तो लिटरल सेंस में ले लेते हो पूरी तरीके से, JNK का जो मतलब इधर वाला एरिया है वो पाकिस्तान के पास है। तो क्या नाम था उनका, अभी जो शेख हसीना के फादर, उनका नाम आपको याद है? शेख हसीना, अब क्या नाम था यार, वो फ्रेंड भी थे इसके जवाहरलाल नेहरू के। तो अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स कम टू द स्टोरी। ये है कि इस तरीके से इनका ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान, इनका नाम था मुजीबुर रहमान, तो जो ईस्टर्न पाकिस्तान था ये सपोर्ट करता था मोहम्मद अली जिन्ना को, और जो यहाँ वाला प्रदेश थे मतलब वेस्टर्न पाकिस्तान, ये कहते थे मुजीबुर रहमान को ये सपोर्ट करते थे। अब यहाँ के लोग जो ये बांग्लादेश वाला है, ये एक्चुअली बांग्ला भाषी लोग थे जो बांग्ला लैंग्वेज अपने डायलेक्ट्स में यूज करते थे। तो ये जो है मतलब जो ईस्टर्न पाकिस्तान है इनके ऊपर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज करता था, तो ये लोग क्या करते थे, भाग भाग के इंडिया आने लगे थे। ठीक है, तो इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प करी थी, और 1971 में जो है पूरी तरह से पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर होता है, उस समय आपकी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। बांग्लादेश को फिर क्या करते हैं, बांग्लादेश को फ्री कराया जाता है, एक नया आपका नया देश बन के आता है जिसका नाम था बांग्लादेश। इसको फ्री कराने वाला था आपका इंडिया। तो कहते हैं इंडिया ने एक ही युद्ध में, एक ही वॉर में, ना केवल मतलब पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफी चेंज कर दी, बल्कि एक नई हिस्ट्री भी लिख दी। नई हिस्ट्री लिख दी मतलब नई हिस्ट्री मतलब एक नया देश बन गया, तो एक नई हिस्ट्री बन गई। और ज्योग्राफी चेंज कर दी मतलब कि कहाँ वहां पे एक ही नेशन था, उसको तोड़ के 2 नेशन बना दिए गए। और कुछ स्कॉलर्स भी कहते हैं कि हमने उनका बांग्लादेश तोड़ा है, तो वो भी यही कोशिश करते हैं कि वो हमारा जम्मू कश्मीर तोड़ दें। इसीलिए वो बार बार क्या करते हैं, हमारे ऊपर प्रॉक्सी वॉर, यानी मतलब सीधे तो आप जीत नहीं सकते, तो वो प्रॉक्सी वॉर, टेररिस्ट के थ्रू हम पे अटैक करते रहते हैं कि जैसे हमने उनका बांग्लादेश तोड़ दिया है वैसे वो भी हमारा कश्मीर तोड़ सके। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, लोक अदालत क्रिएट्स हिस्ट्री बाय सेटलिंग 2.61 लाख केसेस इन कर्नाटका। जब हम लोक अदालत पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि लोक अदालत परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो कभी जब केसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो थोड़े समय के लिए लोक अदालत लगाई जाती है, और लोक अदालत में जो भी डिस्प्यूट जब सॉल्व हो जाता है तो उसको लेके आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो कर्नाटक में लोक अदालत लगाई गई और उसने एक मतलब 2.61 लाख केसेस को वो क्या किया है, सॉल्व आउट किया है। आप देखो कितने सारे केसेस पेंडिंग है कि 2.61 लाख अभी फाइनल होने के बाद भी पता नहीं कितने केसेस अभी बचे हुए। लेकिन लोक अदालत के पीछे प्रॉब्लम यही है कि इस पर अपील आप नहीं कर सकते हैं, फिर वो बाइंडिंग हो जाता है। अब पहली इंटरनेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खुलने वाली है आपकी महाराष्ट्र में, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी वो भी इंटरनेशनल लेवल की, वो खुलने वाली है आपकी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहा तो पुणे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब एक चीज है इनर लाइन परमिट। मेघालय बार बार कह रहा है हमें भी इनर लाइन परमिट में लाओ। इनर लाइन परमिट क्या होता है कि अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और इंडिया की या वर्ल्ड की, इंडिया फर्स्ट, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये 4 ऐसे इंडिया के वो है, प्रोविंस है, स्टेट है, जहां पे जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है। इनर लाइन परमिट लेंगे तभी हम इस स्टेट में एंटर कर सकते हैं। अब मेघालय कह रहा है हमें भी इस कैटेगरी में लाया जाए, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट अभी ऐसे हैं जिनके पास इनर लाइन परमिट है। तो अभी हमारा अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, नाम है ये NAMM, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, स्टेट को कोई प्रॉफिट मिलता है। एक्चुअली यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इनको ये लगता है कि जो बाहर के लोग आएंगे वो हमारी जो मतलब जो हमारा यूनिटी है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, उसको ये लोग लॉस कर सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, थोड़े थोड़े दूर पे, मतलब विद इन फ्यू किलोमीटर्स आप देखोगे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी दिखती है कि 5-5, 6-6 लोगों का एक अलग कल्चर, फिर 5-5, 6-6 फैमिली का एक अलग कल्चर। तो ऐसा होता है कि इनकी जो कल्चरल जो इनका हेरिटेज है उनको ये लगता है कि बाहर के लोग आएंगे वो हमें डिस्टर्ब करेंगे, तो इसलिए इन लोगों को ये सहूलियत दी गई है। ये इसी बेसिस पे हमसे अटैच्ड नहीं है, इंडिया से अटैच्ड है, तो इसलिए यहाँ पे इनर लाइन परमिट का सिस्टम है। दीक्षा क्लियर हुआ? अब मेघालय कह रहा है हमें भी प्रॉब्लम है, अभी तक नहीं थी, अब उनको भी प्रॉब्लम है।
अब ये अडॉप्ट है हेरिटेज। इंडिया में हेरिटेज देखने के लिए टूरिज्म मतलब टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं हमारे हेरिटेज को देखने के लिए। हेरिटेज मतलब समथिंग व्हिच इज प्राइड फॉर आवर कंट्री। अब हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत पैसा जाता था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट लेके आई है अडॉप्ट अ हेरिटेज। इसमें जो भी एमएनसीज होगी, जो भी पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होंगे, इनको ये कहा जाता है कि आप किसी भी हेरिटेज को अडॉप्ट कर लो। अडॉप्ट करके मतलब उसको साफ सफाई और जो टूरिस्ट आएंगे सारा कुछ फिर वो पर्टिकुलर जो कंपनी है वो देखेगी, और जो भी उनको रेवेन्यू का कलेक्शन होगा उसका सर्टेन अमाउंट वो कंपनी रखेगी, बाकी फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डबल फायदा, हेरिटेज भी अपना साफ है, वहां से टूरिस्ट भी आ रहे हैं और खर्च भी हमें नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट। ठीक है, अब अगेन स्कीम है, तो स्कीम है तो हमें क्या याद रखना है, स्कीम है तो मिनिस्ट्री याद रखनी है। तो कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, इन दोनों का ये कंबाइंड है। दूसरा क्या रखना है, टारगेट सेक्शन। तो टारगेट सेक्शन तो आपकी हेरिटेज है, इन्हीं की साफ सफाई पे काम करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और थर्ड आपको डेट याद रखिएगा, तो 27 सितंबर 2017 से ये स्कीम आपके मतलब प्लेस में आ चुकी है। तो these are the current affairs। अच्छा, एक लास्ट है, अर्जेंटीना ने लीगलाइज कर दिया अबॉर्शन। एक्चुअली क्या होता है कि जब अगर आपकी वुमेन्स की प्रेगनेंसी थी वो 14th वीक तक चली जाती है तो आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, लेकिन अर्जेंटीना पूरे वर्ल्ड का पहला देश बना है जो ये चीज ला चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आगे इंडिया में भी कुछ ऐसा रूल आ जाए। ठीक है, तो ये था आपका 6 मंथ का करंट अफेयर। इसमें एक्चुअली जनवरी मैंने कोशिश की थी हो जाए, पर ये हो नहीं पाया, ये शायद 7 या 8 जनवरी तक का ही हो पाया है। तो यहाँ से आपका, वैसे तो आपका करंट अफेयर वगैरह तो सर कराते हैं, लेकिन संजीव सर करंट अफेयर्स भी लेते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द पॉलिटी। मैम कब से कब तक का है? ये आपका सितंबर से लेके 7-8 जनवरी, सॉरी 1 अक्टूबर से लेके 7 या 8 जनवरी तक है। ठीक है, पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के लिए, सारी चीजें तो इसमें मैंने नहीं डाली, सिर्फ पॉलिटी और आईआर की जो भी चीजें थी वही इसमें ऐड करी थी। तो ये था आपका पूरा पॉलिटी एंड आईआर। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि मुझे इतनी मतलब खुशी हो रही है कि आप लोगों को ग्रूम करने का मुझे भी एक चांस मिला। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि चीजों को आप प्रॉपर वे में रिवाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करके सिलेक्शन भी लेंगे। और उसके बाद जब सिलेक्ट होंगे तो कभी जब आसमान में आपका नाम चमकेगा तो हमें भी बताने को होगा कि ये जो चमकते हुए तारे हैं ये कभी जब जुगनू की तरह जमीन पे चलते थे तो हमने भी इनको चमकना सिखाया था, राइट। तो अब आपकी ड्यूटी है कि चीजों को आप प्रॉपर वे में रिवाइज करिएगा, और हो सकता है कि पहली बार में हम ना क्रैक कर पाए, या हो सकता है क्रैक भी कर ले जाए, लेकिन हमें चीजों से हारना नहीं है। आप क्या करिए, कीप रिवाइजिंग, कीप एक्सरसाइजिंग। अगर पहली बार में सिलेक्शन चाहिए तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना। लास्ट ईयर के पेपर्स को बहुत मतलब जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना ज्यादा ही माइंड शार्पन होगा। इसीलिए मैंने ये अप्रोच रखी थी आपको पढ़ाते टाइम भी कि मैक्सिमम एमसीक्यू मत करें, एमसीक्यू ही हमें शार्पन करता है। और जितनी बार आप एमसीक्यू में गलती करते हो, टेस्ट सीरीज में गलती करते हो, उतनी गलती की चांसेस मेन टाइम पे कम हो जाती है। तो बजाय पीछे देख देख के करने के, ठीक है, क्वेश्चंस को स्किप करने के, आप कोशिश करिए कि इन चीजों को करिए। ठीक है, मान लीजिएगा तो हार होगी, ठान लीजिएगा तो जीत भी होगी। तो हमें मानना नहीं है हार, ठानना है कि हमें सक्सेसफुल होना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट्स इट फॉर द पॉलिटी आल्सो। एंड इफ देयर एनी मैम 3 डाउट्स थे। पहला ये कि वाइस प्रेसिडेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एज 35 इयर्स है, जैसे मैंने अभी अपने प्रेजेंटेशन में देखी। 35 आज हम 30 इयर्स, हाँ 35 ही 30 इयर्स। हाँ, क्योंकि ना मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है कि 30 है 35 है, तो जो भी आपकी पीपीटी में ऑनलाइन भी कंफर्म किया। ओके, तो 35 ही होगी। एंड मैम दूसरा मैम एक हमने वर्ड पढ़ा था एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, वो एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे मैम प्लीज? और क्या, और थर्ड भी पूछ लो। ये हमने कब पढ़ा था, एक्स पोस्ट फैक्टो कब पढ़ा था, थोड़ा सा मुझे याद करा था। आर्टिकल 20 में यस 20 में एक्चुअली। हाँ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। बता देते हो। और क्या है? थर्ड मैम एक बार प्रेरणा एंग्लो के बारे में बता रही थी कि वो हटा दिया गया है, तो वो क्या लोकसभा राज्यसभा दोनों से हट गया है कि किसी एक? एंग्लो इंडियन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होते थे, राज्यसभा में नहीं होते थे, अब उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब एक्स पोस्ट फैक्टो हम आपको बता देते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता था कि कोई भी क्राइम, मान लो किसी पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया,
आज मैंने जूता चोरी कर लिया, या सपोज कि मान लो कि मैं एक टीचर हूँ प्लूटस आईएएस एकेडमी की, मैं कोई क्राइम कर देती हूँ, मान लो कि मैं कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल मतलब एक गलत तरीके से आप लोग को दे देती हूँ जिससे प्लूटस आईएएस एकेडमी का क्या क्रेडिबिलिटी गिर जाए। अब प्लूटस आईएएस एकेडमी मुझे कुछ पेनल्टीज इम्पोज करती है और मुझे जो है पनिश कर देती है। अब मुझे इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए प्लूटस आईएएस एकेडमी ने तो पहले से पनिश कर दिया है। अगेन जिस स्टाफ रूम में हम बैठते हैं, सपोर्ट टीचर्स के स्टाफ रूम में, टीचर्स का स्टाफ रूम भी सेम पनिशमेंट के लिए मुझे अगेन पनिशमेंट दे दे, तो मेरा जो क्राइम है वो तो एक ही है, लेकिन एक ही पर्टिकुलर क्राइम के लिए मुझे दो लोगों से पनिशमेंट मिल रही है, तो इसको रोकता है। पोस्ट फैक्टो का मतलब ये है कि अगर ये तो नो डबल जेओपार्डी में था ये वाला, नो पोस्ट फैक्टो में ऐसा याद आ रहा था, कुछ ऐसा था कि सेम डे नहीं आता है, कुछ नेक्स्ट डे आता है। ओके राइट आई विल टेल यू वो एक्सपोस्ट, हाँ राइट, वो एक्सपोस्ट फैक्टो में ये है कि कोई भी जो लॉ है वो आप बैक डेट से जो है बैक डेट से आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं। एक्सपोज फैक्टो का मतलब है कि कोई लॉ आप बैक डेट में इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं। जैसे कि सपोज कि मान लो अभी इंडिया में ऐसा है कि चोरी करो तो आपको फांसी मिल जाएगी, नहीं सॉरी, चोरी करो तो आपको 2 महीने के लिए आपको बिहाइंड द बार्स जाना पड़ेगा। और मान लो कि आपने किसी मंदिर में जाके आप चोरी करके चले आते हो, ठीक है। अब उसके बाद आज हम सारी क्लास बैठते हैं और हम एक नया रूल बना देते हैं कि अब जो चोरी करेगा उसको फांसी मिल जाएगी। अब जब आपने चोरी की थी तब तो सिर्फ और सिर्फ क्या था कि आपको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया कि चोरी कर दी तो फांसी, तो अब आपको फांसी होगी। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्फ्रिंज कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी लॉ जब भी आप बनाओगे वो उसी डेट से लागू होना चाहिए, उसके पीछे से नहीं। इसको हम कहते हैं एक्सपोज फैक्टो। थैंक यू प्रेरणा, आपने रिकॉल करा दिया, ठीक है। और कुछ? थैंक यू मैम। बस नो मैम जी। So that's it for the polity section. अब now you will have to keep revise on the regular basis. If any doubt arises, तो doubt arise होगा तो क्या करोगे आप? तो अभी तो आपका जो हिस्ट्री वाला सेक्शन चल रहा है वहां से पूछ लेना, अदरवाइज मैं अगर नंबर दे दूं तो फिर आप लोग जबरदस्त वाले मैसेजेस करोगे। हाँ, आप हिस्ट्री की क्लास में, अभी तो आप हिस्ट्री की क्लास में अगर कोई डाउट है तो आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो गई पॉलिटी, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ना। तो अब क्या है कि मुझे कुछ लगता है कि एक्टिव सिटीजन यहाँ पे सामने बैठ गए हैं, जो आगे जब वोट करेंगे तो अच्छी अच्छी सरकार लेके आएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट्स इट फॉर द पॉलिटी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अभी तो आप हमारा आपका हिस्ट्री में साथ बना ही हुआ है, ठीक है। सो गुड लक ऑल ऑफ यू।